हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग बिहार एसआई के लिए क्वेश्चन बैंक का सेट नंबर 1 को कवर करने वाले हैं, जो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम पॉइंट से आपका इंपॉर्टेंट आपका होगा। इसके अलावा जैसे ही आपका इस बुक को मैं खत्म कर देता हूं, उसके बाद लेटेस्ट आपका जो भी आपका नोट्स वगैरह आपका आएगा अलग अलग संस्था के द्वारा, ये सभी आपको प्रोवाइड आपको किया जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इसका एग्जाम डेट को लेकर के जो है, जैसा कि आपको पता है कि 15 दिसंबर को इसका एग्जाम भी आपका होना है, जिसमें कि शेड्यूल भी आपका जारी आपका कर दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को और चीज़ों को समझते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पाएंगे कि आज हम लोग जो एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ था 29/8/2021 को, इसको एनालिसिस करने वाले हैं, जिसमें कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपका होगा। तो सारा क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से आपको देखना है, किस पैटर्न पर क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, किस प्रकार से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ये भी आपका साथ ही साथ आपका क्लियर आपका होते जाएगा। आज का पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आपको देखिए 1 नंबर में पूछा है, कहा जा रहा है कि इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी, ये आपको मेरे पूछा है। सभी क्वेश्चन में आपको अटेम्प्ट भी लेना है और आपको देखना है कि कितना आप इनमें से बना पा रहे हो। तो यहाँ पर आपको सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए। तो इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुआ था, तो ये आपका 1887 में हुआ था। ध्यान रखेंगे, राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुआ था, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे 1887 में आपका हुआ था। इनकेस अगर पूछा जाता है इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किनके द्वारा किया गया था, महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा किया गया था। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य का कौन सा शहर गंगा सोन और गंडक के संगम पर बसा है, ये आपको हमारे पूछा है। साथियों ध्यान रखेंगे, ये आपका पर राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। देखिए पाटलिपुत्र से क्वेश्चन आपका हमेशा आपका पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र जो है ये किनके द्वारा स्थापित हुआ है। तो ध्यान रखेंगे उदयन के शासनकाल में जो है पाटलिपुत्र को स्थापित आपका किया गया है। इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। और मगध के सम्राट, जैसे कि आपको पता है कि हरियक वंश के जो शासक थे ये कौन थे, ये भी आपको उदयन आपका थे। राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। इतने फैक्ट को आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि भूपट्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाला खनिज कौन सा है, ये आपको हमारे पूछा है। साथियों ध्यान रखेंगे, यहाँ से आपको 2-3 क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। सबसे पहले पूछा जाता है कि भूपट्टी के अंतर्गत सबसे अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन सा है। तो तत्व अगर पूछेगा तो आपका हो जाएगा ऑक्सीजन। जबकि अगर पूछेगा कि इनमें से कौन सा भूपट्टी के अंतर्गत सबसे सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सिलिकॉन। याद रखेंगे, धातु करके अगर पूछा जाएगा तो आपका सिलिकॉन हो जाएगा। जबकि डायरेक्टली अगर तत्व पूछा जाता है तो ऑप्शन में सिलिकॉन रहने के बावजूद भी आपको ऑक्सीजन आपको लगाना है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कौन सा खनिज है जो कि भूपट्टी के अंतर्गत सबसे सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका हो जाएगा फेल्सपार। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि बारामूला किस नदी के किनारे स्थित है, ये आपको हमारा पूछा है। साथियों ध्यान रखेंगे, बारामूला जो स्थित है ये आपका झेलम नदी के किनारे स्थित है। राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि जंग का रासायनिक नाम क्या है, ये आप सभी लोगों को पूछा रहा है। बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो Fe आपका होता है ये लोहा का आपका फॉर्मूला होता है। अगर इसी लोहा में अगर जंग लग जाता है तो इसका रासायनिक सूत्र जो आपका फॉर्मूला आपका बन जाएगा, ये आपका क्या बन जाएगा। तो साथियों ध्यान रखेंगे, जंग लगने के बाद जो इसका फॉर्मूला आपका बन जाता है ये Fe2 आपका O3 आपका बन जाता है। ध्यान रखेंगे। अब आपको बताना है कि जंग का रासायनिक नाम क्या है, ये आपको हमारे पूछा रहता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा जल योजित फेरिक ऑक्साइड आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो जल योजित फेरिक ऑक्साइड। और देखिए जल जब इसमें भी क्रिया कर लिया जाता है जल के द्वारा, तो ये जो आपका मुख्य रूप से अगर जंग की अगर हम लोग सूत्र की बात करें तो ये जो बन जाता है Fe2O3 और ये आपका बन जाता है Fe और बनने के बाद ये क्या हो जाता है OH का आपका होल 3 आपका हो जाता है। तो ये आपका मुख्य रूप से आपका जो है ये आपका रासायनिक फॉर्मूला आपका हो जाता है किसका, तो ये जंग लगे हुए जो है जो भी आपका कार्बन युक्त आपके पदार्थ होते हैं उसका आपका हो जाता है, जिसे हम लोग फेरिक ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। जंग लगना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है और जंग लगने से किसी भी लोहे का भार बढ़ जाता है। इतनी चीज़ों को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है ऑटोमोबाइल से निकलने वाली निम्न में से कौन सी गैस सर्वाधिक जहरीली है, ये आपको हमारे पूछा जा रहा है। सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेते चल रहा है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए मुख्य रूप से क्या होता है कि ऑटोमोबाइल से निकलने वाली जो गैस होता है ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, एक कैटालिक कन्वर्टर का यूज किया जाता है जो कि क्या करता है एक ऑक्सीजन को जोड़ करके इसे कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो जितने भी अभी नए नए गाड़ी जो आ रहे हैं इन सभी में अगर देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड ये प्रोड्यूस करता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि कैटालिक कन्वर्टर लगा होता है जो कि क्या करता है एक ऑक्सीजन को जोड़ करके कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर देता है। लेकिन यहाँ पर आपको बताना है ऑटोमोबाइल से निकलने वाली निम्न में से कौन सी गैस सर्वाधिक जहरीली होती है, तो आपको हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ये आपके उदासीन गैस होते हैं। साथ ही पूछा जाता है कि अगर पूर्ण दहन ना हो तो किस प्रकार के गैस का निर्माण होगा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। इतने फैक्ट को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि कोरबा कोयला खदान भारत के किस राज्य में स्थित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए। तो कोरबा कोयला खदान जो ये भारत के
छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे कहाँ पर है, तो छत्तीसगढ़ में आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गैर नवीकरणीय पुनर्चक्रण स्रोत, ये आपको हमारा पूछा रहा है जिसे रिसाइकल किया जा सके, इसके बारे में आप सभी लोगों को पूछा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, लोहा। क्या हो जाएगा आपका, लोहा यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। लोहा जो है आपका गैर नवीकरणीय पुनर्चक्रण स्रोत आपका है, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, जिसे कि पुनः जो है रिसाइकल नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहे कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, ये आप सभी लोगों को पूछा रहे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल आप लोगों से बनेगा भी। बेकिंग सोडा के बारे में पूछा रहे, साथियों ध्यान रखेंगे बेकिंग जो सोडा होता है जिसे हम लोग खाने वाला सोडा बोलते हैं, इसका जो फॉर्मूला आपका होता है NaHCO3 आपका होता है, जिसे हम लोग सोडियम जो है सोडियम इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं। जबकि एक फॉर्मूला आपका होता है जो कि आपका Na2CO3 और आपका 10H2O आपका होता है, इसे हम लोग धोवन सोडा के नाम से जानते हैं, सोडियम कार्बोनेट के नाम से। और खाने वाला सोडा को हम लोग जो है सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं। राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि धोवन सोडा के एक अणु में जल के कितने परमाणु मौजूद होते हैं, तो 10 परमाणु मौजूद होते हैं, जैसा कि देख पाएंगे कि 10H2O आपका हो जाता है। तो इस प्रकार से आप सभी लोगों को ध्यान रखना है, 10H2O आपका हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी द्वारा बनाई गई एक निक्षेपी भू आकृति है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। साथियों ध्यान रखेंगे नदी द्वारा बनाई गई भू आपका जो है निक्षेपी आकृति क्या हो जाएगा, तो ये आपका जड़ोर आपका पंख हो जाएगा। ध्यान रखेंगे राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि कोरापुट निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों ध्यान रखेंगे कोरापुट जो है ये ओडिशा राज्य में स्थित है। कहाँ पर है, तो ओडिशा राज्य में स्थित है। और ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो कोरापुट बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। बॉक्साइट, कोरंडम, क्रायोलाइट ये सभी आपके एल्यूमिनियम के अयस्क होते हैं। राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि पश्चिमी विक्षोभ भारत में प्रवेश करने से पहले किस समुद्र से नमी प्राप्त करता है, तो पश्चिमी विक्षोभ भारत में प्रवेश करने से पहले किस समुद्र से नमी को प्राप्त करता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। आपका हो जाएगा कैस्पियन सागर। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि सादिकपुर निसौली निम्नलिखित में से कहाँ है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। बिल्कुल आप सभी लोगों को अटेम्प्ट लेते चलना है ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़े और पता भी चले कि कितना आप इनमें से बना पा रहे हो। तो साथियों ये जो आपका है ये आपका उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि इष्ट का प्रयोग सबसे ज्यादा किस में होता है, ये आपको बारे पूछा। देखिए इष्ट एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जैसे कि आपका हाइड्रा के बारे में पूछा जाता है कि हाइड्रा एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, जो कि आमतौर पर क्या होता है कि आपका इष्ट वगैरह में आपके पाए जाते हैं। तो बताना है कि इष्ट जो है इष्ट का उपयोग सबसे ज़्यादा किस में होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ये आपका इथाइल अल्कोहल को बनाने में इष्ट का प्रयोग किया जाता है। और पूछा जाता है कि जो अल्कोहल का निर्माण किया जाता है इसमें किस प्रकार के एंजाइम का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें इन्वर्टेज और जाइमेज एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। और साथ ही याद रखेंगे ये किण्वन के फलस्वरूप आपका होता है, जिसमें कि मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड नामक गैस भी निकलते हैं। तो राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहे कि जठर रस का पीएच मान क्या होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन ये रहे आपके सामने, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जठर रस का पीएच मान कितना होता है, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों जठर रस का पीएच मान जो होता है आपका 2 होता है। तो राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि जो पित्त का पीएच मान होता है ये आपका 7 होता है। पीएच का पीएच मान कितना होता है, आपका 7 होता है। इसके अलावा पूछा जाता है कि मानव बॉडी का पीएच मान कितना होता है, तो याद रखेंगे ये आपका 7.0 से लेकर के आपका 7.8 के बीच होता है। जबकि मानव बॉडी ब्लड की अगर हम लोग बात करें तो इसका पीएच मान आपका 7.4 होता है। इतने फैक्ट को याद रखेंगे। राइट आंसर यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि सफेद फॉस्फोरस का आकार होता है, बताएंगे राइट आंसर क्या। सफेद फॉस्फोरस का आकार कैसा होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा चतुष्फलकीय होता है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे, प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप सभी लोग। ये आपका हो जाएगा उष्णकटिबंधीय जलवायु, जो कि चावल की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन। और यहाँ से देखिए क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ऑप्शन में ही आपको क्वेश्चन में ही आपको दिया रहता है कि किस फसल के लिए जो है आपका 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान
और 100 से 150 जो है सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ये आपका चावल के लिए होता है। पूछा हुआ क्वेश्चन है इसलिए मैंने रिवील करा दिया। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहे कि निम्नलिखित में से सबसे पहला एंटीबायोटिक दवा कौन सा है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सर्वप्रथम एंटीबायोटिक जो दवा आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा सल्फा ड्रग। क्या हो जाएगा? सल्फा ड्रग आपका हो जाएगा। राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, सल्फा ड्रग जो आपका एंटीबायोटिक आपका है, इसका जो सर्वप्रथम आपका निर्माण किया गया था, इसका कब निर्माण किया गया था अगर आपको ये पूछा जाता है तो साथियों ध्यान रखेंगे ये आपका किया गया था 1935 में आपका किया गया था। इनके से अगर पूछा जाता है किनके द्वारा किया गया था तो ये आपका जो है गहराड आपका डोमरग नामक एक व्यक्ति थे जिनके द्वारा की जो है सल्फा ड्रग्स का आविष्कार किया गया था और ये 1935 में 1935 में किया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थता लचीला है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए लचीला आपका सबसे ज्यादा वही है, प्रत्यास्थता इलास्टिसिटी को गुण को रिप्रेजेंट करेगा जिसका कि घनत्व तो अधिकतम आपका होगा। जनरली ऑप्शन में आपको स्टील आपको दिया रहता है तो यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका स्टील आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर आपको लाल हरा पीला आपको नहीं दिया गया है, यहाँ पर आपको बताना है कि किसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम है। तो साथियों ध्यान रखेंगे अल्फा किरण का जो तरंग दैर्घ्य होता है ये सबसे कम होता है, लेकिन वेदन क्षमता की अगर बात किया जाए तो अल्फा का सबसे ज्यादा होता है, लेकिन तरंग दैर्घ्य इसका कम होता है। वही अगर हम लोग गामा किरण की अगर बात करें तो गामा की वेदन क्षमता कम होती है लेकिन इसका तरंग दैर्घ्य काफी ज्यादा अधिकतम होता है। तो ध्यान रखेंगे राइट आंसर यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। साथियों ध्यान रखेंगे लोकसभा अपना त्यागपत्र आर्टिकल आपका 93 के तहत, आर्टिकल 93 के तहत किसे सौंपता है, तो ये उपाध्यक्ष को सौंपता है। राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग के बीच का अंतर निम्नलिखित में से किस घटना पर आधारित है, ये आपको हमारा बताना है। तो ये आपका हो जाएगा ध्रुवीकरण। किस पर हो जाएगा? तो ध्रुवीकरण आपका हो जाएगा। प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग के बीच का अंतर निम्नलिखित में से किस घटना पर आधारित है, तो ध्रुवीकरण पर आधारित है। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक के नाम का उल्लेख है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। साथियों ध्यान रखेंगे ये आपका मास्की में है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि चलती कार में अचानक ब्रेक लगाने पर यात्री का आगे की ओर झुकना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। जैसे कि आपको पता है कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, किसी भी वस्तु में कोई भी वस्तु अगर विरामावस्था में आपका है तो विरामावस्था में ही रहने की चेष्टा करता है। कोई अगर वस्तु गतिशील है तो गतिशील अवस्था में ही रहने की चेष्टा करता है। तो यानी कहने का मतलब है कि कोई भी वस्तु अपनी विरामावस्था तब तक बनाए रखती है जब तक कि उस पर बाह्य बल न लगे, जो कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ को फॉलो करती है। यहाँ पर आपका विराम का जड़त्व हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने रहे, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हुंड्रू जलप्रपात जो है ये किस नदी के तट पर अवस्थित है, ये आप सभी लोगों को पूछा रहा है। साथियों ध्यान रखेंगे ये आपका स्वर्ण रेखा। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में हस्तांतरण से संबंधित है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। जो अभी आपका लेटेस्ट में भी आपका बिहार पुलिस का एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ था, सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया था, सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ये जाकर के आप लोग देख लेना, क्योंकि एग्जाम रद्द हो चुका है, लेकिन ये क्वेश्चन आपका देख पाएंगे, हुबहू आपका मिल जाएगा। तो साथियों ध्यान रखेंगे ये जो किया जाता है आपका ये आर्टिकल आपका 228 के तहत किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अनुच्छेद कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में हस्तांतरण से संबंधित है, ये आप सभी लोगों को पूछा रहे, तो हो जाएगा आपका आर्टिकल 228। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो मानव नेत्र पर जो बनता है प्रतिबिंब आपका ये रेटिना पर बनता है, जिसे हम लोग दृष्टि पटल के नाम से भी जानते हैं। ये सीधा और आपके उल्टा बनते हैं। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे वास्तविक और आपका उल्टा बनता है, सॉरी वास्तविक और उल्टा बनता है। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि प्याज अपने भोजन को संग्रहित करता है, किस रूप में करता है, तो ये करता है पत्तियों में। कहाँ पर करता है? पत्तियों में करता है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। साथ ही आप लोग याद रखेंगे कि प्याज के हम लोग किस भाग को खाते हैं, तो वल्ब को खाते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि हम लोग किसको खाते हैं, तो तना को खाते हैं। अगर इनकेस पूछा जाता है कि प्याज के किस भाग को खाते हैं, तो वल्ब या फिर तना आपको दिया रहेगा। तना इसलिए खाते हैं क्योंकि प्याज से पुनः आपका जो है प्याज निकलने लगता है, कुछ समय के लिए अगर रख देंगे तो उससे आपका निकलने लगता है, तो ये आपके तना के अंतर्गत आएगा। और जिससे पुनः जो है पौधा ना निकल पाए इसे हम लोग जड़ के अंतर्गत रखते हैं। तो राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। एक ही ट्रिक में इस प्रकार के सारा क्वेश्चन आपको मैंने आपको बताया था। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि थाई पुसस त्योहार कहाँ मनाया जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। दोस्तों ध्यान रखेंगे थाई पुसस जो त्योहार मनाया जाता है ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। राइट आंसर आपका
एक करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे कहाँ पर मनाए जाते हैं, तो तमिलनाडु में मनाए जाते हैं। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। प्रोटीन का पाचन ये कहाँ से होता है, ये अमाशय से होता है। जैसा कि आपको पता है कि एटीपी यानी कि एमाइलेज, ट्रिप्सिन और पेप्सिन नामक जो आपका एंजाइम होता है, ये कहाँ से आपका स्रावन होता है, तो ये आपका अग्नाशय से होता है और यहाँ से आपका प्रोटीन का जो है ये पचना शुरू हो जाता है। तो राइट आंसर आपका एक करेक्ट जाएगा। ध्यान रखेंगे। और मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो HCl भी इसमें मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है। राइट आंसर आपका एक करेक्ट जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि काजू के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, ये आपको हमारे पूछा रहे। साथियों ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये लेटेराइट मिट्टी हो जाएगा। लेटेराइट मिट्टी जो होता है ये काजू के उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि कांवरताल झील कहाँ है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। कांवरताल झील कहाँ पर है, तो ये बिहार के बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तत्कार किस नृत्य का रूप है, ये आपको हमारा बताना है। तो साथियों ध्यान रखेंगे, तत्कार आपका कथक का है। राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, किससे आपका संबंधित हो जाएगा, तो आपके कथक से आपका संबंधित हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जेल से भागकर किसने भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, इनकेस अगर आपको पूछा जाता है कि जो भारत छोड़ो आंदोलन ये जो दिया गया था, ये एग्जैक्ट अगर आपसे पूछा जाता है कि कब दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन, तो आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आप सभी लोगों को रिवील आपको करा दिया है। साथ ही आप लोगों को ये भी बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो दिया गया था ये किन के द्वारा दिया गया था, क्योंकि मैंने पीछे जो सेट आपको कवर कराया था क्वेश्चन बैंक का, मैंने आपको रिवील आपको करा दिया था। तो दो चीज़ को आप सभी लोगों को बताना है, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन किन के द्वारा दिया गया था ये आप सभी लोगों को बताना है। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, ये आप सभी लोगों को पूछा रहा है। अच्छा, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका जो है न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ पर है, तो ये आपका न्यूयॉर्क में स्थित है। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स याद रखेंगे, यूनिसेफ की स्थापना के बारे में आपसे पूछ लिया जाता है, तो याद रखेंगे ये इसकी जो स्थापना हुआ था 11 दिसंबर 1946 को। कब हुआ था, 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ की स्थापना हुआ था। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इतने फैक्ट को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, यहाँ पर आपको पूछा रहे कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ये अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको हमारा बताना है। तो विश्व मानवाधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया, ये आपको हमारा बताना है। साथियों याद रखेंगे ये किया गया था रामानंद के द्वारा। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि कौन सा क्षेत्र उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, उच्च न्यायालय के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र नहीं आता है, तो ये आपका हो जाएगा परामर्शी क्षेत्र। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, अस्टेपी क्षेत्र किस फसल के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको हमारा बताना है। साथियों ध्यान रखेंगे, ये जो आपका प्रसिद्ध है ये आपके गेहूं के लिए प्रसिद्ध है। रिपीट कर लेना आप सभी लोग। कहा जा रहा है कि अस्टेपी क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है, तो गेहूं के लिए। अगला प्रश्न हमारा कि किस कंपनी द्वारा रेलवे की शुरुआत पहली बार की गई, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो ये किया गया था ग्रेट इंडियन आपका पेनिनसुला रेलवे के द्वारा। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। और सर्वप्रथम जो रेलवे का परिचालन हुआ था, ये अगर आपसे पूछा जाता है तो साथियों ध्यान रखेंगे ये आपका कब हुआ था, तो 1853 में सर्वप्रथम जो है रेलवे का परिचालन हुआ था, और जो कि बॉम्बे से लेकर के आपका थाने के बीच जो है चलाई गई थी, जो कि 34 किलोमीटर की दूरी को जो है चलाए गए थे। याद रखेंगे आप सभी लोग। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि सर्वप्रथम जो है ये कितनी दूरी तक चलाई गई थी, तो 34 किलोमीटर, जो कि मुंबई से आपका थाने के बीच चलाई गई थी। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि सरकार के वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी कौन करता है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो ये आपका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करते हैं। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, जो कि लोक लेखा के रूप में काम करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहे कि संविधान की कौन सी विशेषता वास्तविक रूप से संघात्मक नहीं है, ये आपको हमारा पूछा है। तो वास्तविक रूप से संघात्मक नहीं है, ये आपके एकीकृत जो है आपका न्यायपालिका का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, प्रश्न में कहा जा रहा है कि किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की राय को मानने के लिए वाध्य किया जाता है, तो ये जो किया जाता है आपका 42वां संविधान संशोधन के तहत। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि लौरिया आर्यराज क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा स्तंभ लेख। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट हमारा पूछा रहे, कहा जा रहा है कि कैंसर कोशिका के परीक्षण को कहा जाता है,
कैंसर कोशिका के परीक्षण को क्या कहा जाता है, ये आपको मेरा पूछा रहे। तो इसे जो कहा जाता है, इसे कहा जाता है बायोप्सी। क्या कहा जाता है? बायोप्सी कहा जाता है। राइट आंसर आपका ए करेक्ट जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जी के अर्थात गुरुत्वीय जनित त्वरण का मान कितना होगा, ये आप सभी लोगों को पूछा रहे। बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो जी का आपका वैल्यू होता है ये आपका 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और इसका जो वैल्यू सर्वाधिक होता है ये पृथ्वी के ध्रुव पर आपका होता है। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताएंगे आप सभी लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो साथियों ध्यान रखेंगे कि पृथ्वी के ध्रुव की ओर अगर जाएगा तो बढ़ेगा, क्योंकि ध्रुव पर इसका मान जो है सबसे अधिकतम होता है, जो कि 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। यहाँ से देखिए आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका गुरुत्वीय जनित जो आपका बल होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, कई बार आपसे पूछा गया है। ध्यान रखेंगे ये आपका GME और बटे आपका हो जाएगा R स्क्वायर हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला को भी आप सभी लोग माइंड में फिट रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहे। तो ये हो जाएगा आपका सूर्य प्रकाश, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण ये कहाँ पर है, ये आपको हमारा बताना है। तो ये आपका हो जाएगा कोलकाता, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। और भारत का सबसे बड़ा जो लाइब्रेरी है ये भी कोलकाता में स्थित है, और सबसे बड़ा जू जो है चिड़ियाघर ये भी कोलकाता में है, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, और यूको बैंक की मुख्यालय की अगर हम बात करें हेडक्वार्टर की, तो ये भी आपके कोलकाता में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि पौंग बांध भारत के किस राज्य में स्थित है, ये आप सभी लोगों को पूछा रहे। साथियों ध्यान रखेंगे पौंग बांध भारत के हिमाचल प्रदेश में स्थित है, राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पूछा रहे कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषा को सम्मिलित किया गया है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बिल्कुल आप लोगों ने अटेम्प्ट ले लिया होगा, जिसमें कि 14 भाषा को टोटल जो है सम्मिलित किया गया है। और आप सभी लोगों को बताना है कि ये किस अनुसूची में, मूल संविधान में हालांकि देखा जाए तो जो कि आपका 8वीं अनुसूची में आपका वर्णित है, केवल आपका 14 भाषा ही आपका वर्णित है। और अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो टोटल आपका 22 भाषा को मान्यता प्राप्त है। अब आप लोगों को बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए कहा जा रहा है कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषा को सम्मिलित किया गया है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। अभी हो जाएगा 22, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। मूल संविधान में अगर देखा जाए तो केवल 14 भाषा ही जो है सम्मिलित आपका था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है, ये आपको हमारा बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा असम, और सर्वप्रथम जो है असम में ही चाय की खेती किया गया था। और बिहार की अगर हम लोग बात करें तो बिहार में जो है किशनगंज में जो है चाय की खेती किया जाता है, राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने के साथ हुई थी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि ये जो आपका हुआ था 12 मार्च 1930 को जो है नमक पर टैक्स लगाने को लेकर के जो महात्मा गांधी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया गया था। और ये आपके 12 मार्च 1930 को हुआ था, डेट भी आपसे पूछा जाता है। तो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि बृहद ट्रंक मार्ग निम्न में से किससे संबंधित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये हो जाएगा सड़क परिवहन से है, राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कहा जा रहा है कि फ्रेंच ओपन महिला एकल वर्ग का किताब किसने जीता, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ये देखिए आपका 2000 चूंकि प्रीवियस पेपर है मैंने आपको बता दिया है, तो इसको हम लोग स्किप कर लेते हैं। साइंस का सॉरी आपका जितनी भी करंट का क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है भारत ई मार्केट निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो साथियों ध्यान रखेंगे ये भी आपका करंट से ही रिलेटेड आपका क्वेश्चन आपका है, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन आपका पूछ दिया जाता है। तो आप सभी लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा माइंड में आपको फिट रखना है कि भारत ई मार्केट निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है, ये आप सभी लोगों को पूछा रहे। तो ये जो आपका जुड़ा हुआ था ये आपका फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड से आपका जुड़ा था, राइट आंसर आपका एक डी करेक्ट जाएगा। अगला क्वेश्चन है IIT मद्रास ने हाल ही में, ये भी ये करंट का क्वेश्चन आपका है, तो स्किप कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि गुलजार देहलवी जिनका हाल ही में, ये भी आपका करंट से आपका क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहा है नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि मेकिंग ऑफ ए जनरल ए हिमालयन इको के लेखक कौन है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो ये इसका जो लेखक है ये आपका कॉन्शस आपका हिमालय सिंह हो जाएगा, राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, ये भी आपका करंट से आपका क्वेश्चन आपका पूछा गया था। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे कि मनोज दास जिसका हाल ही में, ये भी आपका करंट से क्वेश्चन आपका पूछा गया था। भारत की पहली स्वदेशी विकिरण रोधी मिसाइल जिसे DRDO ने विकसित किया है उसका नाम क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहे। ये भी जो है ये भी आपका जो सॉरी कहा जा रहा है यहाँ पर आपको प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारत की पहली स्वदेशी, तो यहाँ पर आपका जिससे पहली आपका लग गया तो ये सभी क्वेश्चन आपका रिपीट आपका होगा। तो याद रखेंगे आप सभी लोग भारत की पहली स्वदेशी विकिरण रोधी मिसाइल जिसे DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा विकसित किया गया है, इसका नाम क्या है ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो साथियों ध्यान रखेंगे ये आपका रुद्रम आपका फर्स्ट हो जाएगा, राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि कपिला, ये भी आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो सॉरी आपको जो आपका 65 नंबर है ये भी करंट का है, तो इसको हम लोग स्किप कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ राज्यों को संघ से
अनुदान का प्रावधान करता है, ये आपको हमारा पूछा रहा। तो ये जो आपका आर्टिकल है, ये आर्टिकल 275 के तहत ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का शैक्षणिक केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है, ये आपको हमारा पूछा रहा। ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे करंट का है, तो इसको भी स्किप कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। साथियों ध्यान रखेंगे, ये जो आपका स्थित है ये राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर है? राजस्थान में स्थित है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा पोलावरम। राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी दल को विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम कितनी फीसदी सीट प्राप्त करना होती है, ये आपको हमारा पूछा रहा होनी चाहिए, ये आपको हमारा पूछा रहा है। साथियों ध्यान रखेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका रिपीटेड आपका है, तो 10% अनिवार्य है। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि नवपाषाणकालीन, कहा जा रहा है कि गड्ढे आवासों के अवशेष कहाँ पाए गए हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये जो मुख्यतः आपके पाए गए हैं जम्मू कश्मीर में। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि कोई मामला अपशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आता है या नहीं, यह तय करने का अंतिम अधिकार किसके पास है, ये आपको हमारा बताना है। तो ये जो है ये सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे कि लोक लेखा समिति में लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ध्यान रखेंगे, इसमें 15 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि तुर्कान ए चहलगानी को किसने समाप्त कर दिया था, तो ये जो आपका समाप्त किया गया था ये बलबन के द्वारा। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इस प्रकार के क्वेश्चन में सभी ऑप्शन आपको पढ़ने चाहिए। तो यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि राज्य विधानमंडल का हिस्सा होता है, बिल्कुल आपको करेक्ट कहा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि मौत की सजा को माफ कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि देखा जाए तो जिस प्रकार से दिया गया कि राज्यपाल के संबंध में, तो राज्यपाल इसके लिए भागीदारी नहीं होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। राइट आंसर आपका भी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि 7 के 3 क्रमागत गुणज का योग दिया गया 126, तो पहले बड़ी संख्या क्या होगी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए 7 के प्रथम, कहा जा रहा है कि 7 के प्रथम 3 क्रमागत गुणज, यानी कि पहला आपका 7 हो जाएगा, फिर आपका 14 और फिर आपका 21 हो जाएगा। और इसका योग दिया है कितना, आपका 126 आपको दिया गया है। और इसका योग देखिए आपका कितना हो रहा है, तो इन तीनों को आपको ऐड कर देना है, मतलब कि आपका 7 प्लस आपका 14 प्लस आपका 21 हो जाएगा। पूछा जा रहा है सबसे बड़ा क्या होगा, तो 21 से गुना कर देंगे, बड़ा निकालना है तो रेशियो से आपको इसको जो है सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका निकल करके आएगा, जो भी आपका आएगा आप सभी लोगों को लगा लेना है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए मैथमेटिक्स से आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि यदि कोई धनराशि 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में, कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपका दिया गया कि इतना हो जाता है, तो वह धनराशि क्या है, ये आप सभी लोगों को पूछा रहे थे। इस प्रकार के जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको एक ही ट्रिक बताया है कि यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि इतना हो जाता है, इसका मतलब टोटल आपको दिया गया है। तो ए बराबर फॉर्मूला का यूज़ करेंगे 1 + RY 100, और जितना टाइम दिया रहेगा उसको हम लोग ऊपर रखेंगे, इस पर पुट करेंगे, आ जाएगा आपका वैल्यू। तो कितना हो जा रहा है, तो देख पाएंगे कि हमारा आपका 55,566 हो जा रहा है। तो 55,500 आपको 66 इस पर रखना है। उसके बाद हमें जो है प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए, तो आपका कितना हो जाएगा 1 + R/100। तो R का वैल्यू कितना है 5 बाय आपका क्या हो जाएगा 100, और टाइम आपको 3 वर्ष आपको दिया गया। कैलकुलेट करेंगे, जो P का वैल्यू आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको आप सभी लोगों को सॉल्व करना है। इसका आंसर आपका 48,000 आपका निकल करके आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 17 संतरा 84 रुपये में बेचने पर 5 संतरे के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो प्रत्येक संतरा का क्रय मूल्य क्या है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। फ्रेंड यहाँ पर आपको सिंपली ये करना है इस प्रकार के क्वेश्चन में, जैसा कि आपको पता है कि जो आपका सामान रहता है इसे हम लोग ऊपर रखते हैं और रुपया हमेशा ऊपर रखते हैं। तो रुपया आपका कहाँ रह जाएगा, ऊपर, और 17 आपका नीचे आ जाएगा। इसको रेशियो के रूप में लिखेंगे। उसके बाद आपको कहा जा रहा है कि 5 संतरे बेचने पर, कहा जा रहा है कि 17 संतरा 84 रुपये में बेचने पर 5 संतरे के, कहा जा रहा है कि क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो प्रत्येक संतरा का, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि प्रत्येक संतरा का क्रय मूल्य क्या है, ये आप सभी लोगों को पूछा रहा है। तो ऐसा हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे कि हमें क्या निकालना है, तो पूछा क्या जा रहा है कि प्रत्येक संतरा का क्रय मूल्य क्या होगा, ये आपको यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है कि अगर हम लोग ऐसे अगर डायरेक्टली अगर रेशियो मेथड से अगर सॉल्व करते हैं, तो टोटल देखिए आपको कितना रुपया दिया गया, तो आपको 84 रुपया आपको दिया गया है, और एक संतरा के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक संतरा के बारे में पूछा रहे। अच्छा, तो 5 संतरे क्या है कि यहाँ पर आपका बेच दिया गया है, तो कितना आपका बचेगा, तो इधर आपका हो जाएगा 12।
तो अभी एक संतरा का निकालना है, तो 12 से डायरेक्टली कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 7 बार में आपका कट जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग सॉल्व करेंगे। बाकी अगर आप कोई अदर तरीका से करते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे कि यहाँ पर आपको दिया गया क्वेश्चन और इसको करना है सॉल्व, तो बिल्कुल आप लोग कर लेना, अपने से गुना करना है और जोड़ना है। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे 100 तक सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा, ये आप सभी लोगों को बताना है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो 100 तक आपको बनाना है, कहाँ तक 100 तक। तो देखिए कहा जा रहा है 100 तक सभी सम संख्याओं का औसत कितना होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। यानी कहने का मतलब है कि पहले 2 लेंगे, फिर 4, फिर 6, फिर 8, इस तरह से आपको जाए कहाँ तक लेना 100, इसका पूछा जा रहा है कि औसत क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि जब भी कभी सिस्टमेटिक तरीका से अगर कोई संख्या अगर चलता है, जैसे आपको सम हील लेने के लिए कहा जा रहा है, तो इसमें हम लोग सिंपली क्या करते हैं कि पहला संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 कर देते हैं। तो पहला संख्या क्या हो जाएगा तो आपका 2 और प्लस आपका कितना हो जाएगा अंतिम संख्या, तो 100 आपका हो जाएगा, बटे 2 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 50 और 2 102, यानी कि 51 इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर आपको बी में दिया गया है। तो बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि 120 की दर से वस्तु को बेचा जाता है एवं कहा जा रहा है कि एक पर 25% का लाभ और दूसरे पर 25% की हानि होती है, तो कुल लाभ या हानि परसेंट आपको बताना है। सबसे पहले आप सभी लोगों को सॉल्व करने का भी प्रयास करना है और देखना कि आप लोगों का आंसर इसमें से क्या आपका एग्जैक्ट आपका आ रहा है। तो साथियों हम लोग ऐसा करते हैं, जैसा कि 120 रुपये में कहा जा रहा है कि 2 वस्तु को बेचा जाता है, तो कोई भी वस्तु है जिसको कि कितना में बेचा जा रहा है, तो 120 रुपया में बेचा जा रहा है। एक पर कहा जा रहा है कि हानि हो जाता है, सॉरी एक पर कितना, तो 25% का लाभ हो जाता है। तो अच्छा वस्तु का सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि लाभ आखिर कितना का हो जा रहा है। आया तो फिर आप सिंपली ये करो कि आप क्रय मूल्य निकाल लो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिंपली ये करना है, जिससे हम लोग अगर क्रय मूल्य अगर निकालना चाहें, सबसे पहले हम लोग क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। क्योंकि वस्तु को कहा जा रहा है कि 120 रुपया में कहा जा रहा है कि 120 रुपया की दर से वस्तु को बेचा जाता है, तो यहाँ तो बेचा जा रहा है आपका, और निकालना हमें क्या है क्रय मूल्य निकालना है। तो ऐसा हम लोग करते हैं कि अगर 120 रुपया में अगर किसी भी वस्तु को अगर बेचा जा रहा है और 25% का अगर लाभ हो रहा है, किसी भी चीज़ को अगर मान लीजिए कि अगर आपने 100 रुपया में खरीदा हुआ है और 25% का लाभ पर अगर बेच रहे हैं, तो इसका मतलब वस्तु को 125 में बेच रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 120 इधर आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा, और मान लिया जाए कि 100 में अगर खरीदा गया है, अगर बेचा गया 25 रुपया के लाभ पर, तो इसका मतलब 125 में, तो जो बिक्री का तुलना बिक्री से आपका हो गया। निकालना क्या है हमें, तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सबसे पहले हम लोग क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। 100 से गुना करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे आप सभी लोग। तो देखिए आपको 25 आपका कितना हो जाएगा, 125 और 25 चौक, और उसके बाद काटेंगे यहाँ से, तो 5 दूना 10 और फिर आपका कितना हो जाएगा 2, 5 चौक 20, यानी कि 24 गुना आप सभी लोगों को सिंपली कितना करना है 4 कर लेना है। तो 24 गुना अगर आप लोग 4 करेंगे, तो ये जो आपका निकल करके आपका आ जाएगा, ये आपका 96 आपका आ जाएगा। तो ये आपका क्या निकला, तो ये आपका सीपी आपका निकला है। तो सीपी यहाँ पर आपका हो गया इतना। अच्छा उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि हानि भी हो जा रहा है। तो हानि कितना हो जा रहा है, तो 25% की हानि भी हो जा रहा है। तो यानी कहने का मतलब है कि किसी भी चीज़ को 100 में खरीदेंगे, यानी कि 120 रुपया में अगर फिर से अगर बेचा जाता है, तो हानि कितना का हो जा रहा है, तो 25 रुपया का हानि हो जा रहा है। इसका मतलब वस्तु को आप कितना में बेच रहे हैं, 75 में। क्यों, क्योंकि वस्तु का क्रय मूल्य हमने माना हुआ है कि अगर 100 रुपया होती है, परसेंटेज का चर्चा है, तो इसका अगर हम लोग क्रय मूल्य अगर निकालते हैं, तो 25 तिरिक 75, 25 चौक 100, 3 चौक 12, 0, यानी कि 4 चौक 16, यानी कहने का मतलब है 160 रुपया इधर क्या हो जाएगा आपका हानि हो जाएगा, ठीक है। तो हानि सॉरी इधर आपका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, अगर इतना का अगर हानि होता है, तो इसके हिसाब से क्रय मूल्य आपका क्या होना चाहिए, तो 160 आपका होना चाहिए, ठीक है। तो इतना यहाँ पर आपका हो गया। अच्छा अब अगर देखा जाए तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि कुल लाभ या हानि कितना होगा, ये आप सभी लोगों को पूछा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि पहले हम लोगों ने क्या निकाला हुआ है, तो हानि कितना, सॉरी लाभ कितना आया था 96 रुपया, और अब देख पाएंगे आप लोगों का हानि कितना हो रहा है, 160 रुपया का क्या हो जा रहा है, हानि हो जा रहा है। तो सिंपली अब आपको क्या करना है, तो टोटल अगर हम लोग विक्रय मूल्य की अगर बात करें, तो 2 बार चूंकि वस्तु को बेचा जा रहा है, तो यहाँ पर सबसे पहले एक बार हम लोग लिख लेते हैं। चौथा आप अलग ट्रिक से भी बना सकते हैं, जैसा आपको मर्जी। तो आपको सिंपली क्या करना है कि एक बार देखिए, जैसा कि अभी कितना आपका हुआ था, तो 96 रुपया का क्या हुआ था, प्रॉफिट हुआ था, और लॉस कितना का हुआ, तो लॉस जो आपका हुआ, लॉस कितना का हुआ था आपका 120 का आपका हुआ। तो 120 का आपका क्या हो गया था, तो आपका लॉस हो गया था, ठीक है। तो 120 का सॉरी 160 का लॉस हुआ था, कितना का लॉस हुआ था, 160 रुपया का लॉस हो गया था। उसके बाद अगर देखा जाए तो टोटल अगर विक्रय मूल्य वस्तु को 2 बार 120 रुपया में करके बेचा जा रहा है, तो टोटल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 200 आपका 40 रुपया टोटल आपका क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो 96, और यहाँ पर देख पाएंगे कि आपका 160 रुपया, ये आपका क्या आया है, सॉरी ये आपका क्रय मूल्य आया था अलग अलग वस्तु के लिए, ठीक है। तो ये आपका क्रय मूल्य आया था। तो इन दोनों को आपको सिंपली क्या करना है कि जोड़ के, और इस 240 में अगर घटा देंगे तो आपको पता चल जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे, 200 आपका 56 होगा, तो 256 आपका हो गया। और खरीदा कितना में था अपना, तो यहाँ पर देख पाएंगे 240 आपको दिया गया। तो और यहाँ पर है क्या, तो आप बेच कितना में रहे, तो 256 में। तो लाभ कितना, सॉरी हानि कितना का हो रहा है, तो 16 रुपया का। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 16 आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि 44,000 को किसी निश्चित ब्याज की दर पर 3 वर्षों के लिए
कहा जा रहा है कि साधारण ब्याज पर दर पर दिया जाता है तो यह राशि इतना रुपया हो जाता है। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दिया जाए तो मिश्रित धन ज्ञात करना है आप सभी लोगों को। इसको सिंपली आप लोगों को सॉल्व करना है, PRT पर आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, ये बिल्कुल आप लोगों से सॉल्व आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोगों को क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा इनमें से कौन सा आपका बड़ा है, तो सिंपली आपको चेक कर लेना भाग करके, आपको राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, या फिर क्रॉस में गुना कर लेंगे, जिसका ऊपर वाला बड़ा होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे, कहा 123 का आपका वर्ग क्या होगा, तो खुद से आप सभी लोगों को इसका स्क्वायर करके 2 बार गुना कर लेना है, इसका भी एक्जैक्ट आपका आंसर निकल करके आ जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको इसको फैक्टर कर लेना है, 3 का जोड़ा लगा करके आप सभी लोगों को बाहर निकाल लेना है। इजी क्वेश्चन आप लोगों से सॉल्व हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, आप लोग सॉल्व कर लेना। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, अंडर रूट आपको दिया गया, तो देखिए अगर इसको अगर आप गुना करते हैं 14 गुना अगर 8 आप लोग अगर करते हैं तो कितना आपका हो जाएगा, या तो फिर सिंपली आपको क्या करना है कि इसको तोड़ करके जो है गुणनखंड के रूप में आपको ले लेना है। जैसे कि 2 गुना आपका कितना हो जाएगा 2, और फिर आपका कितना हो जाएगा 2, उसके बाद अंदर में आपका कितना हो जाएगा, तो 7 गुना आपका 2 हो जाएगा। देखिए 2 और यहाँ से 2 आपका जोड़ा बना करके आपका 4 निकल जाएगा बाहर, ठीक है, और अंडर रूट आपका 7 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 रूट आपका 7 हो जाएगा, ऑप्शन आपको ए में दिया गया है, तो राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज कहा जा रहा है कि 88 बॉल में 150 रन बनाता है, तो उसका कहा जा रहा है कि स्ट्राइक रन रेट क्या है, ये आप सभी लोगों को पूछा रहा है, बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो एक बल्लेबाज कहा जा रहा है कि 88 बॉल में कहा जा रहा है 150 रन बनाता है, तो इसका स्ट्राइक रन रेट आपको बताना है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो सिंपली आपको यहाँ पर ये करना है कि 150 रन बनाता है और कितना बॉल में, तो 88 में से सिंपली भाग दे तो राइट आंसर इसका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि यदि आने वाला परसों सोमवार है तो बीता हुआ परसों कौन सा दिन होगा। रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप सभी लोगों को खुद से इसको सॉल्व कर लेना है। ये भी आपका रीजनिंग का है, यहाँ पर भी रीजनिंग का आपको दिया गया है, इसको सॉल्व करना है, क्योंकि रीजनिंग ऑल ओवर सबको आता है। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने, ये भी आपका रीजनिंग से रिलेटेड आपका पूछा जा रहा है, ठीक है, तो आप सभी लोगों को सॉल्व कर लेना है, इसका राइट आंसर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। अगला आपको 93 में आपको दिएगा, ये भी आपका रीजनिंग से क्वेश्चन आपका पूछा गया है, इसको भी आप लोगों को सॉल्व करना है, राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला जो 94 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसमें कहा जा रहा है कि वर्तमान में पिता एवं पुत्री की आयु का अंतर 30 वर्ष है, यदि 7 वर्ष कहा जा रहा है कि पहले दोनों की आयु का योगफल आपको दिया गया है, कितना दिया गया है, तो कहा जा रहा है कि अगर 66 हो तो पिता की आयु कितनी होगी, ये आपको मेरे पूछा रहे। तो इसको सिंपली आप सभी लोगों को सॉल्व कर लेना है, दोनों की उम्र आपको मान लेना है, इसको भी सॉल्व करेंगे, बिल्कुल आप लोगों का हो जाएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगला देखिए रीजनिंग से आपका है, ये भी आप लोगों से बन जाएगा। विषम का यहाँ पर आपको देखिए, विषम का यहाँ पर आपको जो है विषम बताना है, कौन सा आपका विषम होगा। देखिए गैल्वेनोमीटर दिया गया, वोल्ट मीटर, अमीटर, अल्टीमीटर आपको दिया गया, बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो साथ ही यहाँ पर आपका जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा अल्टीमीटर, ठीक है। तो अल्टीमीटर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अल्टीमीटर का जो प्रयोग किया जाता है ये आपका ऊंचाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। बाकी अगर अमीटर की बात करूँ या फिर वोल्ट मीटर या गैल्वेनोमीटर, ये सभी आपका विद्युत से रिलेटेड आपका है, जबकि अल्टीमीटर किसी भी चीज़ का ऊंचाई को मापता है, जिससे विमान की ऊंचाई हो। अगला देखिए आपको रीजनिंग से आपका है, तो इन सभी को आपको सब्स्टिट्यूट कर लेना है। यहाँ पर देखिए जो आपका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा ये आपका डी वाला आपका हो जाएगा, तो आप लोग इसको देख लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहा है 98 नंबर में, ये भी आपका रीजनिंग से आपका रिलेटेड आपका पूछा जा रहा है, इसका करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, आप लोगों को मैच कर लेना है। अगला देखिए आपको क्वेश्चन आपको 99 नंबर में आपको पूछा रहा है, इसका सी हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट कर लेना है। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहा है, इसमें आपको बताना है फिगर से रिलेटेड आपका दिया गया, तो इसको आपको जो है सिंपली आपको फोल्ड करना है, ये वाला आपका बन जाएगा। तो इतने जितने भी क्वेश्चन आपका 100 क्वेश्चन आपको दिया गया था, फाइनली मैंने आपको सॉल्व आपको करा दिया हुआ। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आप नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा।